हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिव्य करियर। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में मॉड्यूल ए यूनिट 2 विच इज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सेशन में कवर करेंगे और इस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस। और साथ में फॉर द कंप्लीट जेआईबी रिलेटेड अपडेट्स एंड क्विजेस डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है, तो सबसे पहले वही हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। सो अब जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स की बात करते हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्टर्स। पहला है आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर और सब डिवाइडेड हुआ है इनटू क्वार्टिनरी सेक्टर एंड द क्वीनरी सेक्टर। तो इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे। अगर ब्रीफ में देखते हैं तो प्राइमरी सेक्टर आपका मेनली होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आपका मेनली होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, और टर्शरी सेक्टर जो होता है दैट इज योर सर्विसेज सेक्टर। ओके, सो पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? इट इंक्लूड्स ऑल दोस इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेयर देयर इज अ डायरेक्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल्स, मेटल्स, मिनरल्स। तो जहां पर यू आर डायरेक्टली यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सट्रैक्टिंग द रॉ मटेरियल्स, दैट फॉल अंडर द प्राइमरी सेक्टर। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर हम लोग एग्रीरियन इकोनॉमी तभी कह सकते हैं इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 50% ऑफ द कंट्रीज नेशनल रेवेन्यू एंड लाइवलीहुड। तो कोई भी कंट्री की इकोनॉमी अगर 50%, ओके, कम से कम 50% उसकी कंट्री डिपेंडेंट है अपॉन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर इट्स कंट्रीज जीडीपी एंड फॉर इट्स लाइवलीहुड, देन दैट कंट्रीज इकोनॉमी इज सेड टू बी द एग्रीरियन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर में मेनली आपका क्या आता है? एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है और फिशिंग आता है। दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। अभी पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जो भी प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डूइंग द बनाना कल्टीवेशन, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो? बनाना को कल्टीवेट कर रहे हो, that may fall under the agriculture part, so it comes under the primary sector. Now you are further processing this banana and making the banana chips. इस बनाना को आप यूज करके उसके चिप्स में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, that comes under the secondary sector where the machines are being used, industrial activity is being done. Now these banana chips are further packaged, they are transported to the different retail outlets जहाँ पे वो distribute होंगे to the customers. Okay, so all that packaging, transportation, logistics, okay, done so that it could be transferred to retail outlets जहां से वो directly आप sell होंगे in the market, that comes under the tertiary sector because these are like providing services here, so that is the tertiary sector. तो आप देख सकते हो तीनों ही sectors क्या होते हैं? आपस में interlinked है। Now second is your secondary sector which you can call it as an industrial sector, जहाँ पे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की बात करते हैं। It includes all the economic activities that involve processing of raw material extracted from the primary sector, also called the industrial sector. तो हमने यहाँ पर बनाना कल्टीवेट किया प्राइमरी सेक्टर में, अब उसको हमने फर्दर प्रोसेस किया, ओके, जिसका हमने बनाना चिप्स में कन्वर्ट किया। या शुगर केन है, उसका कल्टीवेशन किया, शुगर केन प्राइमरी सेक्टर को हुआ। शुगर केन को हमने फर्दर प्रोसेस किया टू कन्वर्ट इनटू शुगर, ओके, तो दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर। Manufacturing, one of its subsector, has proven to be the largest employer in the western developed economies. अब जो भी बड़ी developed economies है, western economies, उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसी की वजह से उनकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रन हो रही है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज वन वेयर सेकेंडरी सेक्टर जनरेट्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द कंट्रीज नेशनल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो किसी भी कंट्री को हम लोग कब बोल सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी है? अगर सेकेंडरी सेक्टर का मेजर कंट्रीब्यूशन है इन दैट कंट्रीज जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। थर्ड इज योर टर्शरी सेक्टर, जिसमें आपका सर्विसेज आ जाता है। So this sector includes all the economic activities that produce services like education, healthcare, banking, communication. ये सारी चीजें आपकी टर्शरी सेक्टर का पार्ट होती है। Service based economy exists when this sector generates at least half of the country's national income and livelihood.
तो किसी कंट्री की इकोनॉमी को हम लोग सर्विस बेस्ड इकोनॉमी तभी कह सकते हैं अगर इस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है एटलीस्ट 50% in that country's GDP and its livelihood. Among these three main sectors, quaternary and quinary sector have been introduced. In broader sense, they are the tertiary sector subsectors. इस पे क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में बेस्ड ऑन क्वाटरनरी एंड क्वीनरी सेक्टर, जो कि आपके टर्चरी सेक्टर का ही सब सेक्टर माना जाता है। सो क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग नॉलेज सेक्टर कहते हैं, जिसमें आपका टीचिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये सारी चीजें आ जाती हैं। ओके, जो कि आपका फर्दर इंडिया को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करती है, जहाँ पे R&D एक्टिविटीज, टीचिंग, लर्निंग, इन सब की बात होती है। This sector is by far the most important in assessing the strength of economy's human resources. Intellectual aspect of the economy is represented by the quaternary sector. तो किसी कंट्री की ह्यूमन रिसोर्सेस कैसी है, ह्यूमन कैपिटल कितना है उस कंट्री का, दैट इज मेजर्ड थ्रू द क्वाटरनरी सेक्टर डेवलपमेंट। कितना ज्यादा कंट्री का जो है किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट ऑन ओपनिंग न्यू इंस्टीट्यूट्स, ऑन टेक्निकल एजुकेशन, on skilling the manpower, that comes under the quaternary sector. Next है आपका quinary sector, which is again the sub sector of tertiary sector. इसमें क्या आता है, इसमें आपके हाई लेवल डिसीजन मेकर्स आ जाते हैं, जिनके डिसीजंस का मेजर इम्पैक्ट पड़ता है ऑन द कंट्रीज इकोनॉमी। अब जो बड़े आपकी कैबिनेट मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये सब जो डिसीजंस लेते हैं कि भाई कितना टैक्स रेट होना चाहिए, फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जो ये डिसाइड करते हैं फिर कि इन्फ्लेशन हमें कितना टारगेट करना है, क्या रेपो रेट होना चाहिए। तो जो मेजर डिसीजन मेकर्स है, कितना रेपो रेट रखना है, कितना बैंक रेट रखना है, इनकम टैक्स रेट पे क्या रखना है, GST रेट कितना होना चाहिए, ये सारी एक्टिविटीज जिनका जो कि मतलब कंप्लीट इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसा इकोनॉमी मूव करेगा, दैट फॉल्स अंडर द क्वीनरी सेक्टर. So it includes the highest level decision makers in the governments, including their bureaucracy and the private corporate sector. अब जो बड़े corporate sector है, जो अंबानी, अदानी, वो लोग भी जो different moves लेते हैं, new plants open करते हैं, उनका भी काफी impact पड़ता है Indian economy पे. So large private corporate sector who actually have an impact on the India's economy and the largest decision makers in the governments. Okay, that falls in the culinary sector. The number of people who are participating in this sector is quite small, yet they are regarded as a brain behind the economy socio-economic performance. तो इंडिया का socio-economic performance कैसा रहेगा, how well we are able to meet the different types of crisis की situation आ रही है, global economy को globally जो impact हो रहा है, uncertainty देखने को मिलती है, उनको कैसे tackle किया जा रहा है by taking different economic decisions, वो आपका culinary sector में आता है. Next, we will discuss the different revolutions which has happened over the years in the primary sector. So primary sector जो कि आपका mainly agriculture sector हो गया, agriculture, forestry, fishing, okay, तो उनको कैसे boost किया जाए, उसके लिए different revolutions आए हैं समय समय पर, okay, तो वो बहुत ही ज्यादा important है जिसपे आपके direct questions exam में आते हैं. तो ये table है which reflects the different revolutions that has happened in the primary sector over the years. तो सबसे पहले आपका ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके इन द ओवरऑल एग्रीकल्चर में. तो यहाँ पर फोकस किया गया था ऑन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पे यूजिंग द केमिकल फर्टिलाइजर्स, जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ सके. एंड MS स्वामीनाथन इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. द पीरियड इज 1966 to 78 जिसमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, उन पे फोकस किया गया था. Even if you don't remember the period, it's fine, but आपको ये पता होना चाहिए कौन सा रेवोल्यूशन किसके लिए था, कौन से प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए था और किसको इसका फादर कंसीडर किया जाता है, मतलब जो मेन इनिशिएटर था इन दैट रेवोल्यूशन. सेकंड है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, जिसका मेन पर्पस क्या था, जिससे जो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स है उनका प्रोडक्शन बूस्ट किया जा सके. ओके, तो उसके लिए आया था ये आपका फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन. मिस्टर वर्गीस कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कंसीडर किया जाता है. पीरियड है 1970 to 96. येलो रेवोल्यूशन वाज फॉर द प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, एंड मिस्टर सैम पिट्रोडा इज कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन. ब्लू रेवोल्यूशन है रिलेटेड विद द इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिश एंड एक्वा प्रोडक्ट्स,
आप देख सकते हो जैसा जो भी कलर है, ग्रीन है, व्हाइट है, येलो है, तो उन प्रोडक्ट्स का जो एक्चुअल कलर है उससे मिलता हुआ है। ओके, जैसे व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क है, मिल्क व्हाइट से आप याद रख सकते हो। ब्लू रेवोल्यूशन विद द फिश एंड एक्वेटिक प्रोडक्ट्स, एंड फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन माना जाता है? डॉक्टर अरुण कृष्णन। गोल्डन रेवोल्यूशन विद द प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर, जिसमें आपके अगेन हॉर्टिकल्चर में आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स ये सब आ जाते हैं। And Mr. Nirpak Tutej was considered to be the father of Golden Revolution. Golden fiber है for the increasing production of jute. Silver Revolution is for eggs. Silver fiber cotton. ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्डन फ्रूट्स हनी से है, गोल्डन फाइबर जूट है। वैसे सिल्वर रेवोल्यूशन एक्स है, बट जहां फाइबर की बात आ रही है तो फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट्स ही होगा कोई, तो कॉटन है। पिंक रेवोल्यूशन है रिलेटेड विद फार्मास्यूटिकल्स, प्रॉन्स एंड अनियंस। ब्राउन रेवोल्यूशन है आपका लेदर, कोकोआ एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। रेड रेवोल्यूशन है विद इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड टमेटो। ग्रे रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आया हुआ है आपका प्रीवियस ईयर में। ग्रे रेवोल्यूशन है रिलेटेड विद इंक्रीजिंग फर्टिलाइजर्स। एवरग्रीन में आपका ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्लैक रेवोल्यूशन विद द पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स। ब्राउन रेवोल्यूशन विद द पोटैटो। और प्रोटीन रेवोल्यूशन है अगेन विद द हायर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, एंड दिस प्रोटीन रेवोल्यूशन टर्म वाज कॉइन्ड बाय मिस्टर नरेंद्र मोदी। पीरियड वाज 2020। तो ये याद रखिए टेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एक आध क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग तीनों सेक्टर्स का ब्रीफ वे में पढ़ेंगे इन रिलेशन टू योर इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो है वो आपका बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर माना जाता है। ये आपका जहाँ पे मेजर रूरल हाउस होल्ड एम्प्लॉयड हैं, और ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर में आता है, और मेनली अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है। ये ऑर्गेनाइज तो है नहीं, इसमें कोई फिक्स्ड सैलरी या प्रॉपर पीएफ ग्रेचुटी वो सब है नहीं इसमें, तो इट इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर which accounts for more than 90% of unorganized labor जो इस पर डिपेंडेड है for their livelihoods. Now the agriculture share of country's gross income has been declining, while the industrial and services sector shares have been steadily increasing. So इंडिया की अगर इनकम में बात की जाए, जीडीपी कंट्रीब्यूशन में बात करी जाए, तो बताया था आपको पहले भी कि एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स फॉल हो रहा है, और यही सेम ट्रेंड बाकी इकोनॉमीज में भी देखने को मिलता है कि पहले ग्रोथ आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और फिर सर्विसेज सेक्टर में। हालांकि इंडिया में ये जो आपका है ये थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला है। सबसे पहले इंडिया एक प्राइमरी सेक्टर था जहाँ पे एग्रीकल्चर ही मेनली डिपेंडेंट थे पॉपुलेशन, बट उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्किप हो गई और मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ज्यादा फोकस ना होकर इंडिया डायरेक्टली सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी अब बन चुकी है। तो एग्रीकल्चर का जीडीपी पे शेयर कम होता जा रहा है और सर्विसेज का लार्जेस्ट शेयर है बढ़ता जा रहा है। Agriculture has recently had the satisfactory development as a result of improved technology, irrigation, inputs, pricing strategies. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी काफी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी मेथड्स, इम्प्रूव्ड इरिगेशन मेथड्स, जहाँ पे आपका ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, उन पे फोकस किया गया। बेटर varieties of seeds and fertilizers have been used, so better inputs, better pricing strategies have been announced by the government. MSP, remunerative prices were given to the farmers, okay, to increase the production. Okay, तो ये सारे strategies इसमें लिए गए हैं। In recent year, livestock, poultry, fisheries, horticulture have also led the way in terms of output increase. साथ साथ livestock development, poultry, fisheries इन सब में भी growth देखने को मिला है। Agriculture remains a critical sector offering employment and livelihood opportunities to the large segment of the population. So agriculture वैसा sector है जो कि सबसे ज्यादा crucial sector माना जाता है in offering the employment and the livelihood opportunities to the large population size. Next we talk about the industrial sector. Industries की बात करेंगे, so it is divided into main 4 sub sectors, जिसमें आपका आ जाता है mining and quarrying, manufacturing, power, gas, water supply and utility services और construction. So these are the major sub sectors comes under the industrial sector, जो कि industrial production को drive करते हैं. Now if we talk about the journey of Indian industry, तो इसको हम लोग 4 phases में divide कर सकते हैं. Phase 1 है ranging from the period of 1951 to 65, which is known as the period of industrial foundation.
अब 1950s में आपके क्या है 5 ईयर प्लान्स वगैरह आए थे। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो तो इंडिया को बहुत ही बुरी हालत में छोड़ के चले गए थे, तो यहाँ पर पोस्ट डिपेंडेंस यहाँ पर फोकस किया गया ऑन बिल्डिंग द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज ओके अंडर द 5 ईयर्स प्लान। सो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका इंडस्ट्रियल फाउंडेशन पीरियड कहा जाता है ओके, विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मैलनोबिस मॉडल। सेकेंड फेज है रेंजिंग फ्रॉम 1965 टू 1980 विच वॉज द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल फॉल। अब यहाँ पे इंडस्ट्रियल फॉल इसलिए देखने को मिला क्योंकि ये जो पीरियड था 1965 1971, यहाँ पे कई दो मेजर वॉर हुए थे आपके इंडो पाक वॉर हुआ, इंडो चाइना वॉर हुआ ओके 65 71 इन सब में ओके। तो इसकी वजह से आपका जो था काफी ज्यादा इम्पैक्ट आपके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में देखने को मिला, एक इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन देखने को मिला। Then the phase 3 is from the period 1980 to 91 which was the period of industrial recovery। अब वापस से इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए ओके, वेयर इट हैज ईज्ड द इंपोर्ट कंट्रोल्स ओके, इन्वेस्टमेंट लिमिट्स पे कुछ रिलैक्सेशन लाया गया जिससे कि वापस से इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है रिवाइव हो सकी। नेक्स्ट है आपका फेज 4 विच इज 1991 ऑनवर्ड्स विच इज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। सो 1990s का पीरियड वो था जहां इंडिया वाज फेसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आल्सो ओके। फिर इसने काफी ज्यादा इन्होंने क्या है लोन वगैरह भी लिया, आईएमएफ ने बेल आउट पैकेजेस भी दिए, काफी गोल्ड भी इंडिया ने प्लेज किया ओके। तो उसके अगेंस्ट इंडिया ने फिर एलपीजी रिफॉर्म्स लिए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ओके। तो इससे लाइसेंस राज को डिसमेंटल्ड किया गया, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ओपन अप किया गया फॉर द ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब पे फोकस किया गया, इंपोर्ट टैरिफ्स कट किए गए, एफडीआई को इनकरेज किया गया। तो जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं देयर इज अ लाइक अ रिफॉर्म विच वाज डन इन द इंडस्ट्रियल एरा ओके। सो दीज आर द 4 फेसेस जिसमें कि आप इंडियन इंडस्ट्रीज को प्लेस कर सकते हो पूरी जर्नी को। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द आईआईपी विच इज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये आपका एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ट्रैक करता है शॉर्ट टर्म जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन द वॉल्यूम ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओके। सो आईआईपी आपका एक मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर है विच मेजर द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका बेस ईयर अभी रिसेंटली जून 2026 में रिवाइज हुआ है फ्रॉम 2011-12 इट हैज बीन रिवाइज टू 22-23 ओके। आपको पता होना चाहिए जीडीपी का भी रिवीजन हुआ है 22-23। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हैज बीन रिवाइज टू 2024। सिमिलरली आईआईपी का भी बेस ईयर रिवाइज हुआ है 22-23 ओके। तो जितने भी न्यू चेंजेस होते हैं वो हम लोग सब इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने दिव्य करियर क्लासेस में, क्योंकि हमारा मेन एम है कि भाई जो नया हो रहा है कुछ भी नई चेंजेस आ रहे इकोनॉमी रिलेटेड, आरबीआई के सर्कुलर वो आपके सिलेबस से है तो उन सबको इनकॉर्पोरेट करें इन क्लासेस में। क्योंकि अगर आप मैकमिलन से पढ़ोगे तो सारा ऑब्सोलीट डेटा उसमें मिलेगा दैट वाज बेस्ड ऑफ 2023 ओके। तो इसलिए ये यूट्यूब क्लासेस बिल्कुल मत मिस किया करें, कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो जरूर से हम लोग कवर करते हैं क्लासेस में। So IIP is an index which reflecting the growth in broad sectors of mining, manufacturing and electricity। तो मेनली जो IIP इंडेक्स है वो मेजर करता है कि कितना इंडस्ट्रियल आउटपुट हो रहा है अक्रॉस दीज 3 पिलर्स माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और साथ में ऑल्सो मेजर्स द ग्रोथ इन द यूज बेस्ड सेक्टर ऑफ बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो बेसिक गुड्स यानी कि जो इनपुट्स हैं, बेसिक इनपुट्स विच इज रिलेटेड टू द प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स जिसमें आपका मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट वो सब आ जाता है, फिजिकल एसेट जो चाहिए होता है हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और साथ में आपका इंटरमीडिएट गुड्स विच आर लाइक द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो कि एज अ रॉ मटेरियल यूज्ड होते हैं फॉर द फर्दर प्रोडक्शन ओके। तो इसमें का कितना ग्रोथ हो रहा है दैट इज ऑल्सो मेजर्ड थ्रू इट। IIP is calculated by National Statistical Office which also calculates the index of core industry। इसको कौन कैलकुलेट करता है? NSO कैलकुलेट करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। Now these 8 industries are considered to be the core industries जिसका अराउंड 40.27% वेटेज है आपका ओके इन द IIP बास्केट। जब हम IIP
इसकी बात करते हैं कि भाई कितना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हो रहा है हमारा, तो उसमें इन 8 इंडस्ट्रीज का 40.27% वेटेज है, इसलिए इन 8 इंडस्ट्रीज को हम लोग कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं। ये आपको लाइन से याद रखना है कि किसका हाईएस्ट वेटेज है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी का हाईएस्ट वेटेज है, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, natural gas, cement and fertilizers. These 8 industries are known as core industries. तो आप ये याद रखिएगा, they account for around 40.27% of the total weight in the IIP basket. नेक्स्ट कमिंग टू सर्विसेज, जो आपका टर्सरी सेक्टर का पार्ट हो गया, विच प्रोड्यूसेस इनटैंजिबल एंड इनविजिबल गुड्स, जिसमें आपके ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, अभी जो हम आपको पढ़ा रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, दे ऑल फॉल अंडर द सर्विसेज। इवन यू आर वर्किंग इन द सर्विसेज सेक्टर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, दे ऑल कम अंडर द सर्विसेज सेक्टर। सो आप क्या कर रहे हो, आप कोई टैंजिबल गुड्स, फिजिकल गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे हो, okay, but you are still driving the economy, so you are contributing to the intangible and invisible goods, which comes under the services part. The services sector proportion has increased from 33% in 1950 to around 55.3% in 24-25. तो आप देख सकते हो अपनी जो इंडियन इकोनॉमी है वो पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, अब डायरेक्ट उससे सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी बन गई। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट हमने स्किप कर दिया, उतना ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस नहीं कर पाए हम लोग। और सर्विसेज का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है इन इंडिया जीडीपी। As per the World Investment Report of 2021 by the UNCTAD, India in 2020 was the 5th largest recipient of FDI. However, India's rank stands at 15th position in World Investment Report of 2024 for receiving FDI. So 2020 पे तो इंडिया की काफी अच्छी रैंक थी, 5th लार्जेस्ट थी इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, बट लेटेस्ट रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए, लेटेस्ट रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक है 15th, इसके पहले 16th पोजीशन थी। तो 2025 के हिसाब से, मतलब उसके पहले ईयर के हिसाब से जो 16th से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ। करंट रैंक अगर बात करें, सो इंडिया रैंक्स 15th इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप्स ले रही है, काफी सारे सेक्टर्स ओपन अप करे गए हैं, लिमिटेशंस ओके हटाई गई है, ईज करी गई है, जिससे ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल इनफ्लो हो सके इन डिफरेंट सेक्टर्स। Now the report attributes the decline to various factors, including slowing global economic growth, rising geopolitical tension, uncertain future prospects. तो अब फॉरेन कैपिटल इनफ्लो क्यों कम हो रहा है, उसके पीछे मेजर ये 3 रीजन साइड करेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी ओवरऑल स्लो हो रही है, अब डिफरेंट वॉर्स हो रहे हैं, उसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइज हो रहा है, तो उतना ज्यादा कंट्रीज क्या हो रही है, ज्यादातर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर अप्लाई कर रही हैं, ओके, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी अनसर्टेन है, ये सभी रीजंस है जिसकी वजह से उतना ज्यादा अब एफडीआई फ्लो नहीं हो रहा। इंडिया हैज मेड द ग्लोबल इम्पैक्ट बाय अमंग द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज। एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया फॉल्स अंडर द टॉप 10 सर्विस एक्सपोर्टर कंट्रीज, वेयर इट इज मेनली डोमिनेटेड इन software sector, okay, which is globally respected. Out of the total net service export, about 40% pertains to software. तो जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं इन द सर्विसेज सेक्टर, उसमें 40% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, सॉफ्टवेयर का है। Now talking about the sunrise sector of Indian economy. Sunrise sector किनको कहा जाता है, जो कि अभी तो थोड़ा इन्फेंट स्टेज पे है, बट उनमें बहुत ज्यादा ह्यूज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ इट्स इनोवेशन, और काफी ह्यूज पोटेंशियल है कि वो काफी बड़े इन्वेस्टर्स को आउटसाइड द कंट्रीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली एग्जाम में आया था, जहां 4 ऑप्शंस दिए थे और आपको फाइंड करना था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। तो जो आपके ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, ओके, जैसे आपका आयरन, स्टील, सीमेंट, वो सब आपके ट्रेडिशनल सेक्टर में। सनराइज सेक्टर में कौन कौन से आते हैं, ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, इंफ्रा सेक्टर, रिटेल सेक्टर, प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड अदर इमर्जिंग सेक्टर्स, दे फॉल अ पार्ट ऑफ सनराइज सेक्टर। ओके, जिनमें और ज्यादा अभी इनोवेशन होने की जरूरत है, और ज्यादा पब्लिक अवेयरनेस लाने की जरूरत है, ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स, okay, and they are likely to benefit the economies in terms of job creation, business growth in the future में huge growth potential है और ज्यादा employment create करने की potential है, they fall under the sunrise sector, okay। तो चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं इस चैप्टर पे। फर्स्ट है विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर।
ऑप्शन है फॉरेस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फिशिंग। राइट आंसर है ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन, विच फॉल्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर, while forestry, agriculture, fishing forms a part of primary sector. Next, a dash is known as the knowledge sector. This category includes activities such as teaching, research and development. Option है क्वीनरी सेक्टर, क्वार्टिनरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर। सो नॉलेज सेक्टर किसको कहा जाता है, जहां हम लोग ये देखते हैं कि भाई हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस कितना ज्यादा आपका कितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, कितना नॉलेज पे जहां फोकस किया जा रहा है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, दैट इज द क्वार्टिनरी सेक्टर। क्वीनरी सेक्टर क्या था, विच आर द हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकर्स, जो गवर्नमेंट के डिफरेंट बॉडीज है, अथॉरिटीज है, जिनका डिसीजंस का मेजर इंपैक्ट पड़ता है ऑन अवर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज कनेक्टेड टू। ऑप्शन है हनी, हॉर्टिकल्चर, जूट, ऑयल सीड्स। सो गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड था, हनी से रिलेटेड था, बट गोल्डन फाइबर वर्ड है तो कोई फाइबर बेस्ड प्रोडक्ट ही होगा। राइट आंसर है जूट। और सिल्वर फाइबर किससे रिलेटेड था, कॉटन से था, सिल्वर एग से था। तो ये डिफरेंट रेवोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडिया जीडीपी। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, फिशरीज। सो अगर इंडियन जीडीपी की बात करें, सो द सेक्टर विच हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इज सर्विसेज सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, जिसका मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है विच सेक्टर प्रोवाइड्स द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब मेजर लोग किस पर डिपेंडेड है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन। सो राइट आंसर है एग्रीकल्चर। मेनली द रूरल बेस्ड पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड लेबर, वो सभी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर लाइवलीहुड। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आपका एग्रीकल्चर है, बट मेजर कंट्रीब्यूशन इन अवर नेशनल इनकम, इन अवर जीडीपी, दैट इज सर्विसेज सेक्टर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ये सेशन ओवर होता है। अगर आपको पसंद आया हो जरूर से लाइक कर दीजिएगा सेशन को, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस, एंड फॉर ऑल द कंप्लीट JIB रिलेटेड अपडेट्स एंड क्विजेस डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।